नमस्कार। आयुक्तालय के यूट्यूब चैनल ज्ञान सुधा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ज्ञान सुधा एक उपक्रम है आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान का, जिसमें छात्र हित में प्रतियोगी परीक्षाओं की जो स्तरीय सामग्री है वो यहाँ पर उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है। हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वह है हिंदी भाषा, साहित्य और काव्यशास्त्र की, और हमारा जो केंद्र बिंदु है वो आगामी परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की परीक्षा है। और जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के पाठ्यक्रम को देखते हैं तो वहाँ पर जो कुछ प्रमुख कवि हैं उनको शामिल किया गया है, और वहाँ पर रीतिकाल की रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि घनानंद को भी उसमें शुमार किया गया है। तो जब हम रीतिकाल की बात करते हैं तो हमें विदित है कि जो रीतिकाल का समय है वो 1700 से 1900 विक्रम संवत माना गया है। और इसी रीतिकाल का सामान्य परिचय देते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि हिंदी काव्य अब पूर्ण प्रौढ़ता को पहुंच गया था। तो शुक्ल जी के इस वाक्य से इस काव्य का, इस काल का कला पक्ष तो स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल यह भी कहते हैं कि इन रीति ग्रंथों के कर्ता, जैसा कि हमें पता है कि रीति काल में रीति ग्रंथों का प्रणयन किया गया, तो वो कहते हैं कि रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक, सहृदय और निपुण कवि थे। उनका उद्देश्य कविता था, न कि काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण करना। अतः उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य ये हुआ कि रसों और अलंकारों के बहुत ही सरस और हृदयग्राही उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिमाण में प्राप्त हुए। तो रीति ग्रंथों की इस परंपरा द्वारा साहित्य के विस्तृत विकास में कुछ बाधा भी पड़ी, और वे ये आगे कहते हैं कि वाग्धारा बंधी हुई नालियों में प्रवाहित होने लगी, जिससे अनुभव के बहुत से गोचर और अगोचर विषय रसिक्त होकर सामने आने से रह गए। तो ये कथन जो है संक्षेप में रीतिकाल की रूपरेखा को स्पष्ट करता है। जब हम इनके नामकरण को देखते हैं तो आचार्य शुक्ल की ही बात करें तो इस युग में रीति ग्रंथों का बाहुल्य देखकर ही उन्होंने इसका नाम रीतिकाल रखा। और यदि हम देखें तो संस्कृत में काव्यात्मा को स्पष्ट करने वाले 5 संप्रदाय मिलते हैं, जिसमें अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि और रस। इनमें से रीति संप्रदाय रीति की बात करता है, मार्ग या शैली को काव्य की आत्मा मानता है, और इसके अनुसार रीति विशिष्ट, विलक्षण या चमत्कारिक पद रचना है। परंतु हिंदी साहित्य में यदि हम देखें तो रीति शब्द का अर्थ जो विशिष्ट पद रचना से न होकर वहां पर काव्यांग की एक पद्धति, काव्य सिद्धांतों के आधार पर काव्यांगों के लक्षण सहित उनके आधार पर लिखे गए उदाहरणों से माना जाता है। तो यदि हम कहें कि लक्षणों के साथ या उनके आधार पर लिखा गया काव्य ही हिंदी का रीति काव्य है, जिसका प्रणयन रीतिकाल में किया जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, जब हम रीतिकाल की बात करते हैं तो मिश्र बंधु इसे अलंकृत काल मानते हैं, किंतु उनका तात्पर्य अलंकरण के व्यापक अर्थ में रहा है। आचार्य शुक्ल इसे रीतिकाल नाम देते हैं, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसे श्रृंगार काल कहते हैं, और शुक्ल जो रीतिकाल की सार्थकता ही स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो इस काल में लौकिक श्रृंगार की प्रधानता रही है। अगर भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा, लेकिन उस पर संस्कृत और फारसी का प्रभाव रहा है, और लक्षण ग्रंथों का निर्माण यहाँ पर किया गया है। मम्मट का काव्य प्रकाश, जयदेव का चंद्रालोक और विश्वनाथ का साहित्य दर्पण इस काल के लक्षण ग्रंथकारों के मूलाधार रहे हैं। मतलब इनको आधार बनाकर लक्षण ग्रंथों का निर्माण वहां पर किया है। कला पक्ष की प्रधानता रही है, इसमें दोहा, कवित्व और सवैया छंदों की प्रधानता यहाँ पर रही है। चित्र काव्य रचना की और भी कवियों का झुकाव रहा है। प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया गया है। मुक्तक काव्य रचना हुई है। संपूर्ण काव्य ही इस युग का संपूर्ण काव्य मुक्तक है। यदि हम देखें मुक्तक क्यों है तो इसके भी 2 कारण हैं कि जो आश्रयदाता रहे हैं उनके पास प्रबंध काव्य सुनने का समय और अवकाश होता ही नहीं था, और उन्हें विलास से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। तो जो कवि होते थे वो जो आश्रयदाता है उनकी रुचि के अनुसार आशु काव्य की रचना करते थे, और इससे निसंदेह मौलिकता का भी ह्रास हुआ। तो जीवन का सर्वांगीण क्षेत्र यहाँ पर उपेक्षित हो गया, और श्रृंगार की प्रधानता यहाँ पर रही, और इसके लिए निसंदेह मुक्तक शैली ही विशेष उपयुक्त थी। इसलिए जो दोहा साहित्य है, जो चमत्कारपूर्ण दोहा साहित्य है, उसका जो बाहुल्य है वो इस युग में देखा जाता है।
यदि हम देखें तो वीर काव्य भी इस समय लिखा गया और उसमें भूषण, लाल, सूदन और पद्माकर आदि कवियों को यदि हम देखें तो उन्होंने जो हिंदू वीरों की वीरता का प्रदर्शन यहाँ पर अपने काव्य में किया है। तो यहाँ पर ये रीति काव्य की विशेषताओं की हमने बात की। यदि भाषा की दृष्टि से देखें तो रीतिकाल हिंदी साहित्य का सबसे समृद्ध काल कहा जा सकता है। अब जब हम घनानंद की बात करते हैं तो वहां पर हमें रीति मुक्त काव्य की बात करनी पड़ेगी, और जब हम रीति मुक्त काव्य की बात करते हैं तो हमें पता है जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं वो ये कहते हैं कि जो रीति काल है उसे 3 काव्य धाराओं में विभाजित किया जा सकता है, और वे इसे रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त शीर्षक से अनेक काव्य धाराओं में से विभाजित करते हैं। तो जब हम रीतिबद्ध की बात करते हैं तो वे आचार्य या कवि जिन्हें रीति विषयक संपूर्ण जानकारी थी और उन्होंने उस जानकारी का प्रयोग करते हुए लक्षण उदाहरण ग्रंथों की रचना की और स्वयं को कहीं ना कहीं वो आचार्य सिद्ध करना चाहते थे। केशव, चिंतामणि, मतिराम ऐसे ही कवि ठहरते हैं। इसी तरह रीति सिद्ध जिन्हें काव्यांग विषयक जानकारी तो थी लेकिन उन्होंने उस जानकारी का प्रयोग लक्षण उदाहरण ग्रंथ लिखने में न करके वरन एक स्वतंत्र ग्रंथ का प्रणयन वहां पर किया। इसी तरह यहाँ पर यदि हम देखें तो रीतिकाल के ऐसे 57 कवि का पहले विवेचन आचार्य रामचंद्र शुक्ल करते हैं जिन्होंने संस्कृत साहित्य की रीति की बंधी बंधाई शास्त्रीय परंपरा का अनुगमन किया और लक्षण ग्रंथों की रचना की। तो एक वो भी कैटेगरी, एक वो भी श्रेणी वहां पर रखते हैं। लेकिन जब हम रीति मुक्त कवियों की बात करते हैं तो रीति मुक्त कवि वे कवि थे जो शास्त्रीय परंपरा का अनुगमन नहीं कर रहे थे वरन स्वतंत्र रूप से अपनी काव्य रचना कर रहे थे। तो यहाँ पर रीति मुक्त कवियों को कुछ विद्वानों ने स्वच्छंद काव्यधारा का कवि भी कहकर पुकारा है। उनके अनुसार रीतिकालीन रीति मुक्त कवि उनको माना जाएगा जिन्होंने साहित्य शास्त्र की किसी बंधी बंधाई शास्त्रीय परंपरा का अनुगमन नहीं किया। तो यदि हम देखें तो रीति मुक्त कविता से जो स्वच्छंद प्रवृत्ति या जो परंपरा अनुगमन से विरोध की बात वहां पर दिखाई देती है। यदि हम रीति मुक्त कवियों की बात करें तो वहां पर श्रृंगार और प्रेम का प्राधान्य रहा है। रीति मुक्त कविता की यदि बात करें तो श्रृंगार की बात करती है, प्रेम की बात करती है, और ये प्रेम ही लौकिक प्रेम से यहाँ से प्रारंभ होता है और फिर अध्यात्म की गलियारों में ये पहुंच जाता है। तो रीति मुक्त कवियों की जब हम बात करते हैं तो जिन्होंने रीतिकालीन मुक्तक काव्य परंपरा को यदि देखें तो उन्होंने उसको ही अपनाया, ब्रजभाषा में रचना की और एक तरह से जो विरह का काव्य वहां पर लिखा। तो इस काल के कुछ कवि ऐसे हुए जिन्होंने प्रेम और श्रृंगार को ही प्रधान रूप से अपनाया। जब हम बात कर रहे हैं श्रृंगार और प्रेम की, परंतु भावाभिव्यक्ति, अभिव्यंजना, पद्धति और उद्देश्य आदि की दृष्टि से उन्हें एक सर्वथा भिन्न वर्ग में रखा। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो रीति मुक्त कवि वे ही कवि हैं जिन्होंने यदि हम देखें तो प्रेम और विरह का जो वर्णन है, श्रृंगार का जो वर्णन है वो अपने काव्य में किया है। और रीति मुक्त कवि ही एक तरह से मौलिकता को लेकर आते हैं और वो कहते हैं स्वयं कि जग की कविता ही अर्थात ये साधारण कविता थी, लेकिन रीति मुक्त कवियों की कविता ऐसी गूढ़ होती थी कि उसे समझने में प्रवीणों की बुद्धि तक ठगी सी रह जाती थी। इसीलिए कहा गया है कि जग की कविताई के धोखे रहे या प्रवीणन की मति जा की थकी। तो मिश्र जी ने रीति काव्य की संपूर्ण विशेषताएं यदि हम देखें तो वहां पर एक छंद कहा गया जो कि घनानंद से भी संबंधित है, इसे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो रीति मुक्त काव्य की बात की जाए तो वहां पर स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण और प्रेम का स्वरूप वहां पर महत्वपूर्ण है, जहां बात की जाती है कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु सयानप बाक नहीं, यहाँ सूदे चले तज आपन पो, झिझके कपटी जे निसाक नहीं। तो इस तरह के प्रेम की बात वहां पर की गई है और इन कवियों को
स्पष्ट घोषणा की है इन्होंने कि प्रेम का मार्ग सरल है, उसमें वक्रता का नाम नहीं है, चतुराई का लेश भी इसमें घातक होगा। तो ये बात ये स्पष्ट घोषणा करते हैं। और इन्हीं में आज हम घनानंद का अध्ययन करेंगे और घनानंद का समय है 1673 से 1760 ईस्वी। तो जब हम घनानंद को देखते हैं तो घनानंद जो कवित है वो रचना जो असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी है उसमें समाहित है उसके पाठ्यक्रम में। और जब हम घनानंद को देखते हैं तो उनकी जो काव्य हैं वो सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रसकेली वल्ली, इश्कलता, ब्रजविलास, कृपानंद और गोकुल गीता, ये इनके महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। और इनके लिए कुछ महत्वपूर्ण उद्धरण जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। और यदि हम देखें तो हिंदी साहित्य की लगभग 1 सहस्र वर्षों की दीर्घकालीन परंपरा में जिन कवियों का प्रदेय महत्वपूर्ण है उनमें स्वच्छंद मार्गी घनानंद का नाम अनन्य है। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में है। इसी तरह रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं घनानंद के लिए कि वियोग तो घनानंद की पूंजी ठहरा। ये एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं। ब्रजनाथ जिन्होंने इन पर टीका लिखी है वे कहते हैं कि समुझे कविता घनानंद की जिन आँखी नेह की पीर तकी, कि जिन आँखों ने नेह का प्रेम की पीड़ा को भोगा है वही इस कविता को पढ़ सकते हैं। तो यदि हम बात घनानंद की करें और उन पे हम महत्वपूर्ण उद्धरण की बात कर रहे हैं तो उसी क्रम में डॉक्टर भगीरथ मिश्र कहते हैं कि घनानंद ने रूप और भाव का चित्रण बिल्कुल रीति काव्य की पद्धति पर किया है जो बड़ा ही मार्मिक है, और ऐसे चित्रण को हम केवल अलौकिक सौंदर्य का भक्त सुलभ चित्रण कहकर टाल नहीं सकते। तो ये एक महत्वपूर्ण उद्धरण है। तो ये इसलिए क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में यह भी पूछा जाता है कि अमुक उद्धरण किस आलोचक ने, किस साहित्यकार ने अमुक कवि हेतु कहा है। यदि हम घनानंद की बात करें तो वो घनानंद की रचना में फारसी या अरबी के शब्दों का प्रयोग नहीं मिलता है। यदि हम हिंदी के मध्यकाल में देखें तो फारसी के साहित्य प्रवाह द्वारा अनेक कवियों ने उसमें रचना की, लेकिन यहाँ पर फारसी भाषा के मुहावरे का जो प्रयोग है वो घनानंद में दिखाई देता है। लेकिन घनानंद ने मुहावरे के प्रयोग की पद्धति जरूर फारसी से ली, लेकिन मुहावरे जो हिंदी के ही प्रयुक्त किए हैं। ये एक बात और दिखाई देती है जब हम घनानंद के काव्य को देखते हैं। घनानंद की जो कविताई है उसको समझने से पहले हमें बात करनी होगी प्रतिभा की। जैसा कि जो काव्य हेतु है उसमें प्रतिभा एक महत्वपूर्ण हेतु है, और वहां पर 2 प्रकार की प्रतिभा मानी गई है, कार्यत्री और भावेत्री। कार्यत्री जो सृजन करने की जो प्रतिभा होती है, जो कवि में, जो रचनाकार में होती है, तो कवि कार्यत्री प्रतिभा से संपन्न होता है, और उसमें जो सहृदयता होती है उसे भावक या सहृदय या सामाजिक ग्रहण कर लेता है या समीक्षक ग्रहण कर लेता है। सामाजिक नहीं, या भावक का मतलब जो भी आलोचक है या जो समीक्षक है वो ग्रहण कर लेता है, और कवि और भावक का तादात्म्य हो जाता है। तो कवि के जो भाव है वो भावक समझ लेता है। तो ये तो एक अर्थ हुआ भावक का, कि भावक क्या होता है, समीक्षक या आलोचक। लेकिन एक शब्द है भावुक, और जो भावुक है वो सामाजिक है, वह समान हृदय वाला है, वह दूसरे के हृदयगत भावों को, अनुभूति को ग्रहण करने वाला होता है। पर यहाँ पर यदि हम भावक और भावुक की बात करें तो जो समीक्षक है वो केवल भावुक हृदय वाला नहीं होता, वो नीर क्षीर विवेक दृष्टि भी रखता है। वरन जो भावुक जो है वो सामाजिक होता है और दूसरे के हृदयगत भावों को हृदयंगम करने वाला है। तो यहाँ पर लब्बो-लुबाब यही है कि भावुक और भावक के अंतर को समझा जाए। तो भावक, क्योंकि ये शब्द बार बार आएंगे, भावक यहाँ पर समीक्षक है, आलोचक है, और भावुक यहाँ पर सामाजिक या सहृदय है। तो यह बात जाननी आवश्यक है। घनानंद कवित्व पर हम बात कर रहे हैं, और जब हम घनानंद कवित्व को देखते हैं तो घनानंद
की कविताई में वहां पर घनानंद कवित्त में जो उनकी कविताई की बात महत्वपूर्ण रूप से कही गई है, और उसे जब हम कुछ महत्वपूर्ण कविताई को देखते हैं उनकी, तो उसमें जो पहला पद है वो आता है कि नेहि महा ब्रजभाषा प्रवीण ओ सुंदरताई के भेद को जाने। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि नेहि महा ब्रजभाषा प्रवीण ओ सुंदरताई के भेद को जाने, कि ऐसा जो स्नेही है, प्रेमी हृदय का व्यक्ति है, जो कि ब्रजभाषा में प्रवीण है, जो ब्रजभाषा में पारंगत है, ओ सुंदर तानी के भेद को जाने, और वो जो सुंदर असुंदर के भेद को वहां पर जानता है, के अंतर को वहां पर जानता है, वो कौन है? वो घनानंद है। घनानंद की बात यहाँ पर जो कवि यहाँ पर कर रहे हैं। तो नेहि महा ब्रजभाषा प्रवीण और सुंदर तानी के भेद को जाने, जोग वियोग की रीति में कोविद। यहाँ पर बात आगे कर रहे हैं कि जोग वियोग की रीति में कोविद, भावना भेद स्वरूप को ठाने। तो जब यहाँ पर हम बात करते हैं तो वो योग वियोग की रीति में कोविद है, और भावना भेद स्वरूप को जिसने ठान लिया है, वो यहाँ पर बात घनानंद की कविता के संदर्भ में यहाँ पर की जा रही है। और जब हम इन घनानंद की कविता को देखते हैं तो वहां पर घनानंद शब्द बार बार आएगा, सुजान शब्द बार बार आएगा। तो यहाँ पर ये प्रशस्ति है, और ये प्रशस्ति घनानंद कवित्त नामक संग्रह में है, और इसके जो संकलन करता है वो श्री ब्रजनाथ हैं। पहले तो आपको ये ख्याल रखना है कि ये जो श्री ब्रजनाथ है उनके द्वारा रचित है, और इसमें ये बतलाया गया है कि घनानंद की कविता का बखान करने वाले में किन गुणों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर एक तरह से भावुक और भावक की बात की जा रही है, न कि प्रकारांतर से घनानंद की कविता, दोनों ही चीजों की बात की जा रही है। लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पर कविता का बखान करने वाले में किन गुणों की आवश्यकता होना चाहिए। तो जो गुण बखानकर्ता के कहे गए हैं वे सब घनानंद के भी हैं। तो यहाँ पर दोनों अर्थों में कि घनानंद की कविता का भी गुण है, लेकिन घनानंद की कविता को पढ़ने वाला भी कैसा हो। तो जो नेहि महा मतलब अत्यधिक, अत्यंत, तो जो अत्यधिक प्रेमी हो, अत्यंत प्रेमी हो, ब्रजभाषा में प्रवीण हो, और सौंदर्य के विविध भेदों को जानता हो, जोग वियोग की रीति में कोविद, कोविद का मतलब है पंडित, जो योग वियोग की जो रीति है, परिपाटी है, संयोग वियोग के विधि विधान है, जो नियम है, उनको जानने में पंडित हो, और भावना भेद स्वरूप को ठाने, और भावना के विभेदों के स्वरूपों को हृदयंगम कर सकता है। जो प्रेम के जो रंग में भीगा हुआ हृदय हो, चाह के रंग में, चाह का मतलब है प्रेम, जो प्रेम के रंग में जो हृदय भीगा हुआ हो, बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने, और प्रियतम के या प्रेयस के बिछुड़ने एवं मिलने पर उसे पाने और भेंटने के लिए उतावला रहता है। जो उससे मिलने के लिए उतावला रहता है, उससे मिले बिना उसे शांति नहीं मिलती है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। फिर बात है भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, जो भाषा की विविध शैलियों को जानता हो, उसकी शक्तियों को जानता हो, और उसके प्रयोग का अच्छा जानकार हो, सुछंद सदा रहे, और स्वच्छंद भाषा और उसके प्रयोग में स्वच्छंद रहे, उन्मुक्त रहे, या सुछंद का मतलब है स्वच्छंद। सो घन जी के कवित्त बखाने, तो जो जीवन और काव्य के पारंपरिक बंधन को, रूढ़ियों को स्वीकार नहीं करता हो, वो स्वच्छंद है। वही घनानंद जी के काव्य की प्रशंसा कर सकता है, उनके गुणों को, उनकी विशिष्टताओं का वो मार्मिक उद्घाटन कर सकता है, उनकी कविता को भावक बनकर समझ सकता है, उनकी कविताओं की समीक्षा कर सकता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये जो प्रथम 3 पंक्तियां हैं वो कवि के पक्ष में, और जो चौथी पंक्ति है वो भावक या समीक्षक के पक्ष में अर्थ
देती हुई सी जान पड़ती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो मत अगर इसकी काव्य पक्ष की बात करें, कला पक्ष की बात करें, तो यहाँ पर छंद बखान करने वाले जो भावक हैं और कवि, दोनों के गुणों को एक साथ साथ ये छंद बतला रहा है। यदि हम सुंदरतानी शब्द बात करते हैं तो वहां पर वो शब्द बहुवचन के रूप में कि बहुत प्रकार की सुंदरताओं को वो जानने वाला हो। प्रेमानुभूति में 3 अवयव होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और यदि हम देखें तो इच्छात्मक। इन तीनों की बात यहाँ पर की गई है। और जब हम देखें कि जोग वियोग की रीति में कोविद, जो जानकार हो तो ज्ञानात्मक पक्ष की, भावना भेद स्वरूप को ठाने तो भावात्मक अवयव की बात की जा रही है। और चाह के रंग में भीजो हियो, बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने, यहाँ इच्छात्मक अवयव की बात की गई है। तो सुछंद का अर्थ यहाँ पर स्वच्छंद है, रीतिमुक्त काव्यधारा से है और परंपरा और रूढ़ियों से उन्मुक्त की बात यहाँ पर की जा रही है। तो इस प्रकार की ये जो बात यहाँ पर घनानंद कवित्व में इस पहले पद में की गई है, जो कि घनानंद की कविताई के बारे में तो बताता ही है, साथ ही समीक्षक में और पाठक में क्या योग्यता होती है उसके बारे में भी ये जो सवैया है वो बताता है। यदि हम देखें तो ये छंद मत गयंद सवैया है। इसमें 7 भगण होते हैं और अंत में 2 गुरु, प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं। तो यदि सवैये में एक और बात देखें तो गुरु लघु जो है लिखित से नहीं वरन उच्चरित से समझना चाहिए। तो जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप ये नीचे मैंने संकेत दे रखे हैं कि यहाँ पर नेहि महा, तो यहाँ ही का उच्चारण चूंकि लघु है इसलिए यहाँ पे लघु माना गया है, इसीलिए हमने कहा है सवैये में गुरु लघु लिखित से नहीं वरन उच्चरित से समझना चाहिए। दूसरी बात, 22 से 26 वर्ण तक के वर्णवृत्त सवैया कहलाते हैं और सवैया का अर्थ होता है सपाद। तो इसका चौथा चरण पहले पढ़कर फिर चारों चरणों को क्रम से पढ़ा जाता है, इसीलिए इसका नाम सवैया पड़ा। कभी कभी कवित्त को भी सवैया ही लिख दिया जाता है। तो जब हम देखते हैं कि भगण में यदि हम देखें तो पहला वर्ण जो है वो गुरु होता है और शेष 2 लघु और उसके बाद 2 गुरु का इसमें प्रयोग किया जाता है। और कवित्त की भी बात करें तो कवित्त में भी पहला चरण पहले पढ़कर और तब चारों चरण पढ़े जाते हैं। तो इस प्रकार ये घनानंद कवित्त का जो पहला सवैया है उसका अध्ययन हमने आज किया। घनानंद कवित्त के जो 25 छंद यहाँ पर समावेशित हैं उनका अध्ययन हम लगातार आगे आने वाली कक्षाओं में करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।